Welcome to Ediolam. Today we are going to start a new chapter for standard 7th. The chapter number 3, the heading of the chapter is A Changing Earth. So what we are going to discuss in this chapter is about the landforms, how these landforms are created, about the volcano. So volcano का पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है, and also about the earthquake. ये earthquake होता क्या है, क्यों होता है, and all the factors that are responsible for earthquake, and also about the difference between weathering and the soil erosion. So let's start the chapter. The very first thing that we are going to start is evolution of landform. अब बहुत सारे landforms होते हैं around us. So the two factors are responsible over here, the endogenic factor and the exogenic factor. So what is there in endogenic factor? Endogenic factor क्या होते हैं? ये ऐसे factor होते हैं जो हमको दिखते नहीं है, मतलब जो हम लैंड पे नहीं देख सकते, बट दिस फैक्टर जो होते हैं वो अंदर होते हैं, अर्थ के अंदर, जो हमको दिखते नहीं है और अंदर होते हैं अर्थ के, बिकॉज अंदर है तो हमको दिखेंगे नहीं. सो दिस फैक्टर्स आर टर्म्ड एज एंडोजेनिक फैक्टर्स. सो दिस एंडोजेनिक फैक्टर इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स. द फर्स्ट इज सडन, मतलब तुरंत हो जाता है, नो वन कैन प्रिडिक्ट इट इन एडवांस. सो दिस इज सडन. एंड बिल्डिंग अप ऑफ माउंटेन जो है वो है डायस्ट्रॉफिक प्रोसेस. बिल्डिंग अप ऑफ माउंटेन है एक डायस्ट्रॉफिक प्रोसेस, मतलब उसको बहुत ईयर्स लग जाएंगे. ऐसा नहीं कि 10 to 15 ईयर्स में एक माउंटेन बन जाएगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल टू फॉर्म अ माउंटेन naturally in 10 to 15 years. Whereas जो sudden है उसमें we are including earthquake, volcano and landslide. Sudden factors of endogenic forces, earthquake, volcano and landslide, and building up of mountain is considered as diastrophic forces. Now earthquake जब हो रहा है we can feel that it is happening. शेकिंग मोमेंट जो है दैट वी कैन फील, बट वॉट हैपन्स इनसाइड, अंदर क्या हो रहा है जिससे पता चलेगा. अंदर जब होगा अर्थक्वेक देन ओनली वी कैन फील इट ऑन लैंड. सो जो अंदर का पूरा प्रोसेस है दैट वी डोंट नो, दैट वी कांट गेट इट एग्जैक्टली. सो दिस फैक्टर इज इंक्लूडेड इन इनसाइड एंडोजेनिक फोर्सेस. एंड वॉल्केनो जो इरप्शन होता है वो भी अर्थ के सेकेंड लेयर से होता है. The whole thing, the magma, is stored inside the second layer of the earth, as we have talked of this topic in our chapter number 2. तो volcano किसकी वजह से होता है? Because of the magma. सो वॉल्केनो जो है दैट इज़ ऑल्सो एन एंडोजेनिक फोर्स. देन द थर्ड इज़ लैंडस्लाइड. जो लैंडस्लाइड हो जाता है ऑन द हिली एरियाज, so it is also because of endogenic forces. When we talk about the exogenic forces, what are exogenic forces? The things that we can see with our eyes, that is river, wind or sea waves and glaciers. This all things we can see with our eyes, so they are termed as exogenic forces, outer forces. Now exogenic forces is divided into two different groups. The first is erosional and second one is depositional. So in erosional what happens, we have studied about river जो सब कुछ अपने साथ ले जाते हैं, दैट इज़ रिवर इरोशन बाय वाटर वी हैव स्टडीड. देन कम्स द विंड इरोशन. विंड अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह सारे सेडिमेंट्स ले जाता है, द जो सैंड है वो जो ले जाता है. सो दिस इज़ विंड इरोजन. सो दिस इरोजन विच वी कैन सी, द डिफरेंस ऑल्सो विच वी कैन सी विथ आवर ओन आइज, दिस इज टर्म्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस. जो सी वेव्स होते हैं वो भी इरोजन करता है, एंड ग्लेशियर्स ऑल्सो टेक्स अंडरगोज इरोजनल प्रोसेस. एंड जब इरोजन होता है दैन इरोजन होके वो ख़त्म नहीं हो जाता वो प्रोसेस. इरोजन होके एक जगह से दूसरी जगह वो पूरा मैटर है, पूरा थिंग है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. जहाँ से वो जाता है दैट प्लेस, वो हम उस फैक्टर को बोलेंगे इरोजन. एंड जहाँ पे वो जाके एट फाइनल डेस्टिनेशन वो लैंड होता है, दैट थिंग, दैट प्लेस वी विल टर्म एज डिपोजिशनल. So this was all about endogenic and exogenic forces. The next thing that we will understand is volcano. So a picture of volcano is given in your book. You can relate it with what I am speaking. So a mountain is there and a thin line between the mountain, वो जो दिख रही है that is magma. और फिर जो magma chamber होता है वो क्या होता है, where we can say magma की टंकी, right? वहाँ पे magma store होता है. In the magma chamber what is there,
magma is collected, magma is stored inside the magma chamber, and this magma chamber is at the second layer of the earth. What was second layer? Second layer was mantle. So second layer में से first layer जो crust है वहाँ तक ये पूरा magma flow होके बर्स्ट होके बाहर आता है. देन फिर आता है वेंट. वेंट जो होता है वो ऊपर के साइड होता है, एंड जहाँ से मैग्मा निकल जाता है बाहर, एट दैट पॉइंट वी नेम इज़ एट क्रेटर. एंड फिर वो जो पूरा मैग्मा बाहर आया, इट फॉर्म्स अ लेक. एंड जब वो लेक कूल डाउन हो जाते हैं बाहर आके, लावा के जो लेक्स बनते हैं, एंड व्हेन दैट लेक्स कूल डाउन्स, दिस टाइप ऑफ लेक्स व्हेन कूल डाउन इज टर्म्ड एज क्रेटर. And this was all about magma. And when this crater becomes bigger and bigger after some time, then this crater when becomes bigger is known as caldera. So this was all about magma. Let's talk about the earthquake. So in earthquake we have three waves. Why earthquake happens? First of all let's talk about it. So earth के अंदर बहुत सारी अलग अलग plates होती है which moves at a definite speed, at a definite period and at a definite time only. बहुत स्लोली, एक्सट्रीम स्लोली जो प्लेट्स होती है वो मूव होती है अर्थ के अंदर, अर्थ के लेयर के अंदर. बट व्हाट हैपन्स, जो प्लेट्स है वो अपना जो टाइम है वो अगर वो ज़्यादा मूव हो जाए, देन व्हाट हैपन्स, अर्थक्वेक जो शेकिंग मोमेंट होता है हमको वो फील करते हैं हम, एंड दिस इज टर्म्ड एज अर्थक्वेक. सो अर्थक्वेक के जो वेव्स होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स. द फर्स्ट इज पी वेव और द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, द सेकेंड इज एस वेव्स और द ट्रांसवर्स वेव्स, एंड द थर्ड वन इज द surface waves or the L waves. So this was the PSL about the earthquake waves, P wave, S wave and L waves. So what happens, how the earthquake is born actually. जब वो प्लेट मूवमेंट हुआ अर्थ के अंदर, देन व्हाट विल हैपन, जहाँ से अर्थक्वेक होता है एट अ वेरी स्पेसिफिक प्लेस, एट अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, वहाँ से अर्थक्वेक का बर्थ होता है. दैट प्लेस from where the earthquake is born, that point is termed as focus, or as the origin of the earthquake, or as the birthplace of the earthquake also you can say it. और वहाँ से जो पॉइंट है उसके एकदम स्ट्रेट लाइन में व्हाट विल हैपन, अर्थक्वेक का एपिसेंटर, वी सी इन द न्यूज़ चैनल दैट एपिसेंटर वाज लोकेटेड ओवर हियर एंड द फोकस वाज लोकेटेड ओवर हियर. देन द एपिसेंटर जो होता है उसके नीचे, एग्जैक्टली नीचे ही फोकस होता है, और फोकस के एग्जैक्टली ऊपर ही एपिसेंटर होता है. जैसे ही आप दूर जाओगे एपिसेंटर से, देन व्हाट विल हैपन, जो अर्थक्वेक के जो वी कैन से सारा डिस्ट्रक्शन किया है अर्थक्वेक ने, एंड जो भी फील हुआ है, जो एपिसेंटर के नज़दीक का एरिया होगा, द डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन विल बी सीन इन द एरिया नियर द एपिसेंटर. एंड व्हेन यू गो फार एंड फार फ्रॉम द एपिसेंटर, व्हाट विल बी देयर, जो दूर दूर जाओगे, then what will happen, जो feeling है earthquake की that will be less, and the destruction will be also very less as compared to the destruction that is there seen in the epicenter place. So this was all about the earthquake. Now earthquake happens inside the earth. It is a sudden force and it is an endogenic force, so no one can predict it. It is an unpredictable event. It can come at anywhere. So this was all about earthquake. And earthquake can't be predicted, but it can be measured. It can be measured under the Richter scale. So this was all about the earthquake. The next thing that we have is weathering and the soil erosion. So there is a thin line gap between weathering and the soil erosion. So what is weathering? First of all, breaking up of the rocks on the earth surface itself. रॉक्स होते हैं वो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाते हैं एंड वो वहीं पे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग. वेयर एज सॉइल इरोशन, what happens, wearing away of the landscape, मतलब धुल जाता है लैंडस्केप from one place to another by the factors such as river, wind, we can say water, wind and sea waves and glaciers. This all are the factors which are responsible for the erosion. So the wearing away होता है that is erosion, and breaking up होता है that is weathering. So this is the thin line gap between weathering and soil erosion. Breaking up, weathering and soil erosion is washing away, completely washing away. So this was about weathering and soil erosion. The next thing that we have is water action, how the waterfall takes place. There are many famous waterfalls.
the three I have taken. The first one is Angel Fall, which is in Venezuela, and Angel Fall is considered as the highest waterfall of whole earth, and it is situated in Venezuela. The second one is Niagara, which is very beautiful waterfall. It is between the boundary of US and Canada, and Victoria Waterfalls is also between Zimbabwe and Zimbabwe in Africa. So these are the three very famous waterfalls. So what is there? The next topic that we have is river. अब ये river का mechanism होता क्या है, and waterfalls जो हमने discuss किए वो इसी में include होते हैं. So waterfall कैसे होते हैं, let's discuss it. तो रिवर होती है वो बेसिकली ग्लेशियर जो पिघल जाते हैं, फिर वो माउंटेन में से होते हुए आती है, एंड दिस ऑल इज़ द प्रोसेस. सो व्हाट हैपन्स, रिवर जब वो यूथ होती है, बेसिकली रिवर के 3 स्टेजेस होते हैं जैसे हमारे होते हैं. व्हेन वी आर बॉर्न, वी आर for a certain age we are youth, then our middle age comes and then we become old. So this is how the river के भी 3 स्टेज होते हैं, यूथ होती है, मिडल होती है एंड ओल्ड होती है. तो जो यूथ एज होता है, तो यूथ एज में ही उसका वाटरफॉल रिवर में से एक अलग बन जाता है, वाटरफॉल अलग हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ द वाटरफॉल टेक्स प्लेस, एंड उसका जो पूरा फॉर्मेशन है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक, बट certain type of formation is there for the waterfall. So this is all about it. Then youth, middle and old. So what is there in youth, what is there in middle, and what is there in old? Let's discuss it. And what happens to the river when it reaches to the old? We die when we become old. But what happens to river? River mixes with the ocean, and when it become very old, it mixes with the ocean. So at the youth level जब होती है, when we are youth, what is our characteristic when a human being is at the youth age, at a young age? So हम कैसे होते हैं? We are very energetic, we are very energetic and we are very lively. So river भी यूथ एज पे वैसी ही होती है. रिवर इज़ वेरी एनर्जेटिक, वो पूरे फ्लो के साथ ऊपर से नीचे बहती हुई आती है, एंड दैट वो बहुत जॉयस होती है रिवर. एंड व्हाट हैपन्स, फिर वो मिडिल एज में जब आती है, एंड व्हाट हैपन्स इन यूथ, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हुई आएगी, एंड बहुत ज़्यादा वी कैन से इन एनर्जी लेवल बहुत होगा, उसमें करंट्स बहुत होंगे. एंड व्हाट हैपन्स, मिडल में जब आएगी तो उसके साथ वो बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आएगी. फ्रॉम द यूथ लेवल इट विल ब्रिंग मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्स, एंड व्हाट विल हैपन एट मिडल लेयर जब आएगा तब वो यूथ के कंपेयर में थोड़ा स्टेबल हो जाएगी, थोड़ा शांत हो जाएगी. विथ पर्सन ऑल्सो दिस थिंग्स हैपन. सो जब when a person reaches the middle age, then what will happen, जो उसका एनर्जी लेवल है दैट एट अ सर्टेन पीरियड इट विल बिकम डाउन, इट विल बिकम लो एज कम्पेयर टू द यूथ लेवल. एंड यूथ लेवल पे वो सिर्फ फ्लो करेगी शांति से. एंड व्हाट विल हैपन व्हेन इट विल रीच टू द ओल्ड लेयर और टू द ओल्ड लेवल, व्हाट विल हैपन, ओल्ड लेवल पे जाते इट विल हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ substances, maximum amount of sediments, because दोनों लेवल में उसने यूथ में और मिडल में दोनों में what the river has done, बहुत सारे sediments साथ में इकट्ठा कर लिए. एंड एट अ ओल्ड एज फाइनली when the river is going to meet ocean, what will happen, the delta is formed, very famous delta, सुंदरबन delta we have in India. तो वहाँ पे क्या होगा, most of the sediments, most of the minerals we find in delta region, and delta region is extremely fertile region. So this is all about the river age. The next thing we have is river ही है वो, which I have tried to make a diagram. river है बीच में है वो, और जो zigzag flow है उसका, that flow is known as meander, and जो साइड में जो है they are leaves of river. then जो standing line है they are the flood plains, because वो river बाहर ना आ जाए, जो जगह है उसी में फ्लो करे और बाहर सबको डिस्टर्बेंस ना हो, बाहर सबको हार्म ना हो, इसकी वजह से दिस फ्लड प्लेन्स आर मेड. एंड द ऑक्सबो लेक,
rivers do form an oxbow lake. So this is known as oxbow lake, and this is how the whole river formation takes place. There are soft rocks also which comes in the way of river, and there are hard rocks also. As the name suggests, soft rocks जो होते हैं वो जल्दी ही erode हो जाते हैं as compared to the hard rocks. So this was all about the river. Now the next thing that we are going to discuss is about sea action. What is sea action? अब ये सी एक्शन होता क्या है? जैसे रिवर एक्शन था वैसे सी एक्शन होता है. सी का जो वाटर होता है तो वो उसमें सी में बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और स्टोन्स भी होते हैं. सो व्हाट इम्पैक्ट इज़ देयर ऑफ दिस ऑल थिंग्स ऑन ईच अदर? लेट्स सी इट. जो फर्स्ट दिख रहा है वो एक रॉक है और वो पानी के अंदर है, इनसाइड द सी. एंड वो जो रॉक है उसमें एक वी कैन से एक केव फॉर्मेशन हो गया है. दैट केव इज़ नोन एज सी केव. नाउ व्हाट इज सी केव? If you see from one side, then what will happen? You can't see from the next side. तो आर पार पूरा नहीं दिखेगा, खाली एंट्रेंस होगा, एग्जिट नहीं होगा in sea cave. Whereas in sea arc, what will happen? In big stones only these things are there, not in the small and the medium stones these things are seen. And in sea arc, what will be difference between sea cave and sea arc? जो sea arc होता है उसमें भी एक केव ही फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो इस टाइप का होता है कि वो जो sea arc होता है एंड sea cave होता है उसमें डिफरेंस क्या है? sea arc में एंट्री एंड एग्जिट बोथ आर देयर, आर पार एक ही लाइन में होता है. एंड यू कैन सी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस व्हाट इज देयर एट वन प्लेस एंड व्हाट इज देयर एट अनदर प्लेस फ्रॉम दिस सी आर्क itself. Whereas in sea cave you can see only the inside view you can see, not the outside view, not the other side view. So this is the difference. Then जब ये बड़ा रॉक होता है, because of the water movement of the sea, what will happen? This rock उसमें से एक छोटा पार्ट अलग हो जाएगा एंड दिस विल फ्लोट इन द सी, एंड दिस फ्लोटिंग rock is known as tark. So this was all about the sea action. Then we move to the glaciers. So glaciers itself, we can say this as the rivers of ice. How the glaciers are there? We all have seen how the glaciers look. So glaciers भी एक वैली फॉर्म करते हैं, एंड दिस ग्लेशियर जो रिवर फॉर्म करते हैं दे फॉर्म द वी शेप वैली. एंड जो ग्लेशियर जो रिवर फॉर्म नहीं करते, खाली ग्लेशियर फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म अ यू शेप वैली. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम. एंड जो ग्लेशियर अपने साथ में डिपॉजिट लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दैट डिपॉजिट्स इज नोन एज मोरेन्स. And the last thing that we are going to talk is on wind action. So wind action जो होता है उससे क्या होता है? soil erosion होता है, एक जगह से दूसरी जगह soil जाती है. So this is a role played by the wind action. So what is there? Loess are seen in China, एक जगह से दूसरी जगह, just like the sand dunes. And what happens? Sand deposit in a large area. This loess are mainly seen in China only, and sand deposit in large area. But जो erosion होता है that is worldwide. Even in the city which you live in the area which you live, if you have lots of sand around you, then you can see this thing. Then सैंड होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एंड दूसरी जगह पे जाके वो डिपॉजिट हो जाती है, फिर वहाँ से वो दूसरी जगह जाती है, एंड दिस इज हाउ द होल साइकिल गोज ऑन. सो सैंड ड्यून्स आर अ रिजल्ट ऑफ विंड एक्शन ओनली. देन मशरूम रॉक. अब ये मशरूम रॉक क्या होता है? मशरूम रॉक आर द रॉक्स विच लुक्स एग्जैक्टली लाइक द मशरूम, बट दे आर नॉट मशरूम, दे आर द रॉक्स. सो ऊपर जो होता है दैट इज़ हार्ड रॉक, एंड नीचे जो होता है दैट इज सॉफ्ट रॉक. एंड दिस थिंग कैन बी सीन इन नियर सैंड ड्यून्स, नियर द डेजर्टेड प्लेस. सो ऊपर जो हार्ड रॉक होता है वो रह जाता है बिकॉज इट इज़ हार्ड, उसको सैंड अपने साथ में इरोड करके नहीं ले जा सकती. एंड जो सॉफ्ट रॉक होता है भले वो नीचे हो, लेकिन व्हाट विल हैपन? सैंड उसको अपने साथ में विंड एक्शन की वजह से वो इरोड होके दूसरी जगह पे जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द विंड एक्शन. हियर वी एंड दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, डू राइट in the comment section, and don't forget to hit a like button and do subscribe us for the upcoming updates. Thank you.